हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो जिन बच्चों का मई अटेम्प्ट होगा उनकी तो रिवीजन भी कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि ये टाइम होता है आरटीपी करने का और उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक बार बच्चों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल हैं सीए इंटर मई और सितंबर 26 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक अमेंडमेंट को बच्चों बड़े आराम से समझना। मैं भी आपको प्रॉपर एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, क्योंकि जो आपका एग्जाम है उसकी वेटेज 15 से 20% जो है वो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट के साथ होती है। आरटीपी में भी उन्होंने अमेंडमेंट का यूज किया है, तो एक एक अमेंडमेंट को आराम से समझते हैं और चैप्टर वाइज। देखो बच्चों, रेजिडेंशियल स्टेटस में तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन जो हमारा सैलरी का चैप्टर है उसमें दो अमेंडमेंट है। दोनों टैक्स रिजाइम के अंदर हैं लगभग लगभग अमेंडमेंट। हमने शुरू में लिख दिया अंडर बोथ टैक्स रिजाइम। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो पहली अमेंडमेंट है वो जो हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉई चेक करते हैं ना बच्चों, क्योंकि 5% सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई के हैंड में टैक्सेबल होती है। तो वहां जो सैलरी है, कैश सैलरी जिसको भी कहते हैं हम लोग, आप मानकर चलो उसमें पहले 50,000 की जो लिमिट थी, अब गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाकर 4 लाख कर दिया है। सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर चेकिंग स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 4 लाख। इसमें बच्चों सैलरी का मीनिंग होता है, मतलब कैश सैलरी है, बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, कमीशन, कोई भी और टैक्सेबल पेमेंट, टैक्सेबल अलाउंस, क्योंकि वो तो कैश में ही मिलते हैं, और मॉनेटरी बेनिफिट। इसके अलावा अगर एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहा है तो दोनों एम्प्लॉयर की सैलरी का एग्रीगेट करेंगे। बाकी मतलब सेम यूं ही आपने पढ़ रखा है, वही का वही है, बस जो लिमिट है वो 50,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई है। अब कार की फैसिलिटी है, मान लो सर्वेंट की फैसिलिटी है, तो हमें बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि उसकी कैश सैलरी कितनी बन रही है। इसके अलावा जब हम ये सैलरी कंप्यूट करते हैं बच्चों, तो डिडक्शन स्टैंडर्ड तो लेस होगी होगी। इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशन टैक्स, ये दोनों तभी लेस होंगी जब एसएससी शिफ्ट आउट कर रहा होगा, क्योंकि ये डिडक्शन है ही सिर्फ उसी के लिए। मतलब आई एम रिपीटिंग, आप ध्यान से समझना बच्चों कैसे कह रहा हूं। अगर एक बंदा डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में है तो उस केस में तो सिर्फ सेक्शन 16 की डिडक्शन लेस होगी। कैश सैलरी का मतलब जो भी कैश में एम्प्लॉय को मिल रहा है, जिसमें आती है उसकी बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, कमीशन और कोई भी टैक्सेबल पेमेंट, टैक्सेबल अलाउंसेस और मॉनेटरी बेनिफिट्स। और उसमें से जो ग्रोस सैलरी आ जाएगी, कैश सैलरी इनडायरेक्टली आप कहो, उसमें से सेक्शन 16 की डिडक्शन लेस कर देंगे। सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर कोई पर्सन शिफ्ट आउट कर रहा है तो 50,000, और डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में है तो 75,000। और इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस 16(2) और प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट टैक्स 16(3), ये सिर्फ शिफ्ट आउट में डिडक्शन मिलती है। तो आपको याद क्या रखना है कि जो लिमिट है वो 50,000 से बढ़कर 4 लाख रुपए हो गई है। बच्चों जो आरटीपी है उसमें तो इन्होंने यूज किया ही है। अभी आप देखना मॉक टेस्ट पेपर में भी यही होगा, और पेपर में भी उम्मीद रहती है कि अमेंडमेंट से आए। तो पहली होप सो आपको समझ आ गई होगी। एक बार दूसरी पे आते हैं बच्चों। सेकंड, इन्होंने अमेंडमेंट की है जो मेडिकल फैसिलिटी है ना बच्चों, जब हम कॉस्ट ऑफ ट्रैवल को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम जीटीआई देखते हैं एम्प्लॉय की। पहले था अगर वो 2 लाख से ज्यादा हो तो ये कॉस्ट ऑफ ट्रैवल पे जितना भी एम्प्लॉयर खर्च करता है ये टैक्सेबल हो जाता है। अब गवर्नमेंट ने इस लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। मतलब एम्प्लॉय की जो जीटीआई है अगर वो 8 लाख से ऊपर होगी तभी कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टैक्सेबल होगा। इसमें पेशेंट और उसके साथ वन अटेंडेंट केयर टेकर साथ जा सकता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर जीटीआई 8 लाख से ज्यादा नहीं है तो ये परक्विजिट एग्जेम्प्ट होगी। बच्चों इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि आरटीपी में भी जो सैलरी का क्वेश्चन बना हुआ है इसमें ये दोनों पॉइंट उन्होंने यूज किए हैं जो चेंज है। अब इसके बाद बच्चों हाउस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद अदर सोर्सेस, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन्होंने सेक्शन इंसर्ट किया है। हालांकि ये जनवरी अटेम्प्ट के लिए भी आ गया था, लेकिन हम फिर भी बड़े अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं। मान लो कोई बच्चे ने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। बच्चों इन्होंने इंसर्ट किया डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222(f)। अब अगर कोई पर्सन शेयर होल्डर जो है उसके कंपनी शेयर्स बाय बैक करती है,
तो वो जो अमाउंट उस शेयर होल्डर को मिलेगा वो उसके हैंड में क्या बन जाएगा, डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F। प्लस इसमें से किसी भी तरह के कोई भी खर्चे की रिडक्शन नहीं मिलेगी। इनडायरेक्टली मतलब ये आपका डीम डिविडेंड पूरी तरह से शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होगा। इसके अलावा वो कहता है कैपिटल गेन शैल अराइज इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर बॉट बैक। इसमें बच्चों आप समझना, जब गवर्नमेंट ने फुल अमाउंट रिसीव्ड को डीम डिविडेंड मान लिया तो कैपिटल गेन कंप्यूट करती बार गवर्नमेंट कहती है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को जीरो माना जाएगा। तो इसका मतलब जो भी कॉस्ट होगी उन शेयर्स की वो इनडायरेक्टली पूरा का पूरा लॉस होगा। हेंस इट वुड ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, स्टडी का ही एग्जांपल है। Below here is the example to understand the provision of section 46A के 46A कैपिटल गेन का एंड सेक्शन 222F। तो एक बार समझना बच्चों, मान लेते हैं शेयर्स हैं ए लिमिटेड के, वो मिस्टर बी ने खरीदे थे ईयर 2020 में 40 पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर। अब टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4,000 रुपए थी। अभी आगे सुनते रहना बच्चों, इन 100 शेयर्स में से कंपनी ने बाय बैक कर दिए 20 शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स बोट बैक इन नवंबर 25 बाय ए लिमिटेड 60 पर शेयर के हिसाब से 20 शेयर्स बाय बैक कर दिए। तो उस पर्सन को जो भी पैसा मिला 20 इंटू 60 1200 रुपए, वो इनकम टैक्सेबल होगी डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F अदर सोर्सेस में। बच्चों इससे रिलेटेड किसी भी खर्चे की कोई डिडक्शन नहीं है, बस ये अदर सोर्सेस की इनकम है। आगे बढ़े, अब कैपिटल गेन निकालना है 46A के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आएगा ऑन सच बाय बैक एज पर सेक्शन 46A। आपने कहा कंप्यूट कैसे होगा, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 0 और यही शेयर जो 20 है वो शेयर होल्डर ने 40 के हिसाब से 800 के खरीदे थे। तो 800 क्या आ जाएगा बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। आप या तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप कर सकते हैं। अब इसके जस्ट बाद मान लेते हैं कि शेयर होल्डर ने शेयर्स बेच दिए, अब 50 70 के हिसाब से 40 के हिसाब से खरीदे थे। तो अगर आप देखोगे तो 70 के हिसाब से 50 शेयर 3500 के बिके, 2000 के खरीदे हुए थे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1500। तो 800 रुपए ये सेट ऑफ हो जाएंगे। मान लो ये कैपिटल गेन ना होता तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अदर सोर्सेस में तो सेट ऑफ हो नहीं सकता, कैरी फॉरवर्ड होता, अब तो सेट ऑफ हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर सेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बच्चों 700। इसके बाद बच्चों क्लबिंग और सेट ऑफ में कोई अमेंडमेंट नहीं है। हम आ गए चैप्टर 7 पीजीबीपी। बच्चों मैंने कुछ पुरानी भी रखी है चेंजेस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं पेपर में। जैसे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर एनपीएस में जा रहा है, जहां पहले लिमिट 10% थी, अब गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाकर कितना कर रखा है 14%। दोनों टैक्स रिजाइन में बच्चों जितनी भी अमेंडमेंट अभी मैंने डिस्कस की है या आगे, वो दोनों टैक्स रिजाइन के अंदर है। तो गवर्नमेंट ने पीजीबीपी में डिडक्शन के लिए लिमिट को बढ़ा दिया है 14% ऑफ सैलरी, वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों 40 स्मॉल बी, ये भी पहले ही चेंज आ चुका है, मैक्सिमम अमाउंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40 स्मॉल बी। इसमें बच्चों जो बुक प्रॉफिट है वो पहले 6 लाख तक का जो बुक प्रॉफिट है या फिर बुक लॉस है, तो मैक्सिमम लिमिट है 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 3 लाख विच एवरेज मोर। और अगर 6 लाख से ऊपर बुक प्रॉफिट हुआ तो उस केस में 6 लाख का 90% और 6 लाख से ऊपर जो अमाउंट है उसका 60%, डेट विल बी मैक्सिमम अमाउंट। और अलाउड कितनी होती है सैलरी फर्म को, वही पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल होती है जितना डीड में लिखा है, वर्किंग पार्टनर होना चाहिए, और मैक्सिमम अमाउंट अंडर सेक्शन 40 स्मॉल बी। एक बार मान लेते हैं कि बुक प्रॉफिट जो फर्म का था वो पहले केस में मैं मान रहा हूं 2 लाख है, तो उस केस में मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी 3 लाख, क्योंकि आप मानकर चलो ना 3 लाख से कम तो हो ही नहीं सकती। और दूसरा केस कि अगर बुक प्रॉफिट मान लेते हैं फर्म का यहां पर 9 लाख रुपए होता, तो मैक्सिमम लिमिट मैंने कहा 90% ऑफ 6 लाख, आपने कहा 540, मैंने कहा इससे ऊपर कितना है, आपने कहा 9 लाख, 3 लाख ऊपर है, 60% ऑफ 3 लाख 180। आप बस टोटल कर दो 540 और 180 7,20,000। ये है बच्चों, ध्यान रखना है मैक्सिमम अमाउंट के रिगार्डिंग। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप मानकर चलो जहां जहां चेंजेस अभी आए हैं उसको तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 जो सीधे में एक बात करता है, हमने नीचे लिख दिया है क्लोज H ऑफ सेक्शन 43B।
देखो 43B ना बच्चों 8 पेमेंट बताता है जिनकी डिडक्शन गवर्नमेंट अक्रूवल बेसिस पर देती है, बशर्ते रिटर्न भरने तक आप उसकी पेमेंट कर दो। लेकिन MSME एक्ट के अंदर जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज हैं उनके केस में गवर्नमेंट ने 43B क्लोज H बनाया, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो उस केस में जो पीरियड है वो किसी भी केस में 45 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपने उनसे कोई चीज खरीदी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से और उसकी आपको पेमेंट करनी है, रिटर्न में एग्रीमेंट है तो पीरियड 45 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वो भी हम नीचे पढ़ेंगे। और अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन से ज्यादा का पीरियड नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर यह समझना है कि अगर पीरियड उससे ज्यादा हुआ तो गवर्नमेंट पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन देगी, नहीं तो जिस प्रीवियस ईयर में खर्चा ड्यू हुआ है अगर आप उस पीरियड के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं तो गवर्नमेंट अक्रूवल बेसिस पर क्या दे देगी, डिडक्शन। वो अभी हमें नीचे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो सेम है जैसे पहले था। मेनली अभी समझना है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज में क्या चेंज किया है। एक तो बच्चों मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और एंटरप्राइज रेंटिंग सर्विस, सिर्फ उन्हीं के लिए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ आपको क्या समझना है, पहली बात माइक्रो एंटरप्राइज किसको बोला जाएगा, जिसकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से ज्यादा ना हो प्लस टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा ना हो। दूसरा, अगर वो स्मॉल एंटरप्राइज है तो इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 25 करोड़ से ज्यादा ना हो और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना हो। और अब एक बार ये जैसे था वैसे का वैसे, ये कहता है एनी सम पेएबल बाय असेसी टू ए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज में मीडियम को कवर नहीं कर रखा, बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 would be allowed as deduction only in that previous year in which such sum is actually paid। क्योंकि वो जो स्पेसिफाइड लिमिट है उसके बाद पेमेंट हो रही है तो गवर्नमेंट फिर पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन देगी। अब उसमें वो क्लियर करता है कि जो पीरियड है वो अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो पीरियड जो अलो करेगा माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज वो 45 दिन से ज्यादा नहीं होगा, नहीं तो सामने वाला पर्सन जो पेमेंट कर रहा है उसको पेमेंट बेसिस पर ही डिडक्शन मिलेगी। सेक्शन 15 ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 मैंडेट पेमेंट ऑफ गुड्स और सर्विस टू सप्लायर बीइंग ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज by the buyer on or before the date agreed upon between them in writing, that is as per the written agreement, which cannot be more than 45 days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance of any goods or services by a buyer from a supplier. If there is no such written agreement, the payment shall be made before the appointed day within 15 days। मतलब रिटर्न एग्रीमेंट है तो जो पीरियड है वो 45 दिन का हो सकता है, अदरवाइज 15 दिन का। अगर कोई उसके बाद पेमेंट करता है तो गवर्नमेंट पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन देगी। एक एग्जांपल है बच्चों, मिस्टर जी ने गुड्स खरीदी हैं 10,000 की A&N कंपनी जो कि एक माइक्रो एंटरप्राइज है 1 मार्च 26 को, मतलब 25-26 में, और रिटर्न एग्रीमेंट जो है उनके अकॉर्डिंग पेमेंट उसको करनी है 5 अप्रैल को, मतलब विद इन 45 डेज। तो सब कुछ ओके है। अब अगर वो 5 अप्रैल तक पेमेंट कर देता है तो ड्यू बेसिस पर डिडक्शन मिल जाएगी। मिस्टर जी फॉलो मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। पहला, जी ने पेमेंट 2 अप्रैल को कर दी, भले ही पेमेंट 26-27 में हुई है फिर भी खर्चे की डिडक्शन 25-26 में मिल जाएगी अक्रूवल बेसिस पर। तो यही कह रहा है, सिंस मिस्टर जी पेड द सम ऑन और बिफोर 5 अप्रैल 26 द डिडक्शन वुड बी अलाउड इन प्रीवियस ईयर 25-26। और दूसरा बच्चों, अगर मिस्टर जी जो है वो सम पे करता 20 अप्रैल को, 5 अप्रैल के बाद कोई भी डेट, तो अब डिडक्शन गवर्नमेंट पेड बेसिस पर देती 26-27 में। 25-26 में वो खर्चा एक बार डिसअलाउड हो जाएगा। सिंस मिस्टर जी पेड द सम बियॉन्ड द टाइम लिमिट, डिडक्शन वुड बी अलाउड इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट, दैट इज प्रीवियस ईयर 26-27। और इसके जस्ट बाद बच्चों एग्जाम्पल, सपोज मिस्टर राजू, अब इसने ना गुड्स खरीदी हैं 10,000 की A&N कंपनी जो कि मीडियम एंटरप्राइज है। अब इसके लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है 1 मार्च 26 को, तो समझो 25-26 में ही डिडक्शन मिल जाएगी मर्केंटाइल बेसिस पर। एज पर रिटर्न एग्रीमेंट इनके बीच में जो था पेमेंट 5 अप्रैल तक करनी थी, लेकिन बच्चों कोई शर्त नहीं लगा रहा 43B। However, Mr. Raju paid the sum on 10th April 26। Mr. Raju follow mercantile method of accounting
In such case, since disallowance under section 43BH is not applicable on sum payable to medium enterprise, the deduction would be allowed in previous year 25-26 on due basis. और बच्चों मान लो आपको पीजीबीपी में बहुत प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको एक अल्टरनेट दे रहा हूं। आप बच्चों पूरे ध्यान से बात को समझना, आपके लिए बहुत काम की है ये। बच्चों हमारी एप्लीकेशन है, इसमें आप टैक्सेशन के किसी भी कोर्स में चले जाना 26-27 के अंदर। तो इसकी कंटेंट में जब आप जाएंगे एडिटेड क्लासेस के अंदर, तो इसमें ना इनकम टैक्स की क्लासेस है प्रॉपर अरेंज। आप चले गए पीजीबीपी में, इस चैप्टर की ना हम सारी क्लासेस आप लोगों के लिए अनलॉक कर देंगे। इसमें ना बड़े सिस्टमेटिकली वे में हमने क्लासेस को रिकॉर्ड करके डाल रखा है। थ्योरी की क्लासेस अलग है सेक्शन वाइज, और न्यूमेरिकल की अलग है। आप मानकर चलो बच्चों, अगर आपको कोई भी सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है और आप उसकी क्लास देखना चाहते हैं, तो वो आपको अनलॉक मिल जाएंगी। कि आपको किसी और भी चैप्टर में हेल्प की जरूरत हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7840815000 या फिर 9640815000। जो ये मैं अमेंडमेंट्स करा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भी आपको सभी कोर्सेज के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो एक बार बच्चों आगे करते हैं। अब इसके बाद बच्चों कैपिटल गेन्स अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाली अमेंडमेंट्स। आप यूं समझो पहले तो हमारा प्रीवियस ईयर ही चेंज हो गया, और बच्चों आपको अब ध्यान क्या रखना है, न्यू जो CII है प्रीवियस ईयर 25-26 का, ये है 376। दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, इसके ऊपर 12.5% से टैक्स लगेगा, लेकिन अमाउंट जो भी 1.25 से ऊपर है, मतलब 1,25,000 तक जो अमाउंट है वो तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर फ्लैट रेट से 12.5% से टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है, इसके ऊपर टैक्स का रेट है फ्लैट रेट से 20%। और तीसरा बच्चों LTCG अंडर सेक्शन 112 shall be subject to 12.5% rate on LTCG computed without any indexation benefit। जैसे ये CII है ना, इसका ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF अगर उसने लैंड एंड बिल्डिंग 23 जुलाई 24 से पहले खरीदी है, तो ही इंडेक्सेशन का ऑप्शन है प्रीवियस ईयर 25-26 में, वो भी सिर्फ टैक्स कंप्यूटेशन के लिए। अदरवाइज आप समझो कि जो LTCG कैलकुलेट होगा वो हमेशा विदाउट इंडेक्सेशन होगा। तो जो ये लिखा है ना LTCG अंडर सेक्शन 112 शैल बी सब्जेक्ट टू 12.5%, तो रेट समझो 12.5% ही रहना है विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट। लेकिन एक केस में वो 20% हो सकता है। कैसे? इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF any LTCG on transfer of land and building purchased prior to 23rd July 2024 shall be taxable। पहला केस एट द रेट ऑफ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ये टैक्स कंप्यूट करती बार ऑप्शन है, जिसमें कम बनेगा वो ऑप्शन ले सकता है। और दूसरा 20% से LTCG 112 पे टैक्स लगेगा विद इंडेक्सेशन अगर उसकी कंप्यूटेशन करते हैं, विच एवर इज लेस। इसके बाद सेकंड वन बच्चों, मेरे से वो पूछे कि मान लो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल या HUF है, उसकी जो अदर इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। जैसे नॉर्मल इनकम का मतलब जिनके ऊपर स्लैब रेट से टैक्स लगता है, वो एग्जम्पशन लिमिट पहले केस में अगर ऑप्शनल टैक्स रिजाइम है तो 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख में से कोई भी है। और अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है तो 4 लाख। अगर उससे कम है तो द बेनिफिट ऑफ अनयूटिलाइज एग्जम्पशन लिमिट shall be allowed in the following sequence। अब आप देखो बच्चों, सबसे कम रेट किसके ऊपर है? हम कहेंगे 112 है, क्योंकि उसमें 1.25 तक तो एग्जेम्प्ट है। और सबसे ज्यादा 111 है, तो सबसे पहले कहां से यूज कर लेंगे? 111A से, फिर 112 और उसके बाद 112 है। मैंने जानकर आगे बोला नहीं, STCG 111 है सबसे पहले, उसके बाद LTCG 112 और लास्ट में LTCG 112A। और इसके बाद बच्चों ये तो मेरे से लिखवा लो कि इससे रिलेटेड वो टैक्स लाइबिलिटी में यूज ना करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिबेट वाला पॉइंट। इन केस द असेसी इज पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन, rebate under section 87A is not available in respect of tax payable on LTCG taxable under section 112, 112A और short term capital gain taxable under section 111 है। मतलब जिनके ऊपर फ्लैट रेट से टैक्स लगता है, इनको ना स्पेशल रेट ऑफ इनकम बोलते हैं। आप मानकर चलो स्पेशल रेट ऑफ इनकम के ऊपर रिबेट नहीं अवेलेबल होगी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में।
However, in case of assessee opt out of the default tax regime, rebate under section 87A is available in respect of tax payable on LTCG 112 और STCG 111A, बट नोट अगेंस्ट LTCG 112A। अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में हो जिसमें 5 लाख रुपए के ऊपर ही सिर्फ रिबेट मिलती है, अगर इनकम 5 लाख तक है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रिबेट कौन से टैक्स के ऊपर नहीं मिलेगी, जो 112A के ऊपर कैलकुलेट होगा। 112 और 111A दोनों के रिगार्डिंग मिल जाएगी रिबेट, इसमें जो पहले था वही का वही है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, हमारी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर है 9, टैक्स रेट्स एंड एग्रीकल्चरल इनकम। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो टैक्स रेट है ना डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में, वो ये नया स्लैब है जो आपको ध्यान रखना है। कंसेशनल टैक्स रेट अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जो इंडिविजुअल हैं उनके लिए अब ये स्लैब रेट है और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 4 लाख है अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। तो क्या है बच्चों, ऑप्शनल में कोई चेंज नहीं है, वो तो फिर अमेंडमेंट में क्यों पढ़ेंगे। 4 लाख तक नील, 4 लाख 1 से 8 लाख 5%, 8 लाख 1 से 12 लाख 10%, 12 लाख 1 से 16 लाख 15%, 16 लाख 1 से 20 लाख 20%, 20 लाख 1 से 24 लाख 25% और अबू 24 लाख 30%। और अगर किसी की टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं है, यहां तक जो टैक्स है वो बनता है बच्चों 4 लाख का 5% 20,000 और अगले 4 लाख का 10% 40,000। तो 60,000 रुपए की रिबेट टैक्स नील ही हो जाएगा। लेकिन अगर 12 लाख से ऊपर है तो मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट यूज हो जाता है। जैसे मान लो किसी की इनकम 12 लाख 10,000 है, तो सबसे पहले आप देखो ए स्टेप 1 कहेंगे हम इसको, वो कहेगा 1210 माइनस 12 लाख, इनकम कितनी ज्यादा है 12 लाख से 10,000। फिर बी आ जाओ, अब टैक्स कंप्यूट करो 1210 पर, टैक्स ऑन 12 लाख 10,000। तो मैंने कहा 60,000 तो है ही सही, 1500 और ऐड कर दो 61,500। अब सिर्फ आप ये देखो कि क्या बी ए से ज्यादा है, सी में हम कहेंगे इफ बी ग्रेटर देन ए देन बी माइनस ए इक्वल टू रिबेट, जो कि अगर हम देखें तो 51,500 बन रही है। मतलब 1210 माइनस 12 लाख जो 10,000 है उतना ही हमारा टैक्स बन जाएगा और 10,000 के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद बच्चों मतलब आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, मेनली अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स के रेट हैं और ये जो हमने अभी कैपिटल गेन के रिगार्डिंग पढ़ा है ये ध्यान रखना। और अब इसके बाद बच्चों डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई। अब यहां क्या ध्यान रखना है, डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन मेड टू एनपीएस वत्सल्य स्कीम। तो इन्होंने क्या किया कि अगर पेरेंट्स चाहें या गार्जियन चाहें तो माइनर चाइल्ड के नाम पर भी जो इंडियन सिटीजन है पैसे जमा करा सकते हैं एनपीएस में। जब माइनर 18 ईयर्स का हो जाएगा तो नो डाउट ये अकाउंट उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो वो जो गार्जियन या पेरेंट्स इसमें पैसे जमा कराएंगे उनको 80CCD1 बी के अंदर जो 50,000 रुपए की लिमिट है उसका बेनिफिट इसके रिगार्डिंग भी मिल जाएगा। लेकिन याद ये रखना है कि ओवरऑल 50,000 की लिमिट वही की वही रहेगी। यहाँ सुनो ध्यान से, एनपीएस वत्सल्य इज ए एनपीएस स्कीम डिजाइन फॉर माइनर इंडियन सिटीजन अप टू द एज ऑफ 18 ईयर। द अकाउंट विल बी ओपन एंड ऑपरेटेड बाय गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। व्हेन माइनर अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर, account will continue to be operational and will be shifted into NPS Tier 1 account। अब यहाँ ध्यान से समझना बच्चों, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD1B is allowed for any amount paid or deposited in the account of minor under the pension scheme by the assessee, being the parent or guardian of such minor। However, aggregate amount of deduction under section 80CCD1B शेल नॉट एक्सीड 50,000। अब बच्चों गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 बातें बोली। पहला, अगर माइनर की डेथ हो जाती है और पैसे वो गार्जियन या पेरेंट्स को मिल जाते हैं उसकी डेथ पर, तो वो अमाउंट पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा। जैसे डेथ के केस में हमें पता है एनपीएस से जो भी अमाउंट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। यहाँ पर भी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए पर्सन बीइंग द पेरेंट और गार्जियन और नॉमिनी ऑफ ए माइनर शेल नॉट बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ सच पर्सन if such amount is received on account of closure of pension scheme due to death of minor। दूसरा, टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ पार्शियल विड्रॉल। ये बच्चों नॉर्मल के केस में भी यही है। सेक्शन 10(12)(BA प्रोवाइड दैट एनी पेमेंट फ्रॉम एनपीएस ट्रस्ट टू एन असेसी बीइंग द पेरेंट और गार्जियन ऑफ माइनर
under the pension scheme under section 80 CCD on partial withdrawal made out of minus account shall be exempt from tax to the extent it does not exceed 25% of the amount contribution made by him। मतलब जितना उन्होंने जमा कराया अगर वो उसके 25% तक अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन उससे ऊपर अमाउंट विड्रॉ होता है तो वो टैक्सेबल होगा। और इसके अलावा अगर सिचुएशन में पैसे निकाले जाते हैं पूरी तरह से बंद करके तो वो टैक्सेबल होंगे, बशर्ते उस पैसे से कोई एन्युटी प्लान ना खरीदा हो, फिर तो एग्जम्पशन मिलेगी। एक्सेप्ट ऑफ सेक्शन 10(12)(b) ऊपर वाला ही बचो। एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड ऑन क्लोजर ऑफ माइनस पेंशन अकाउंट or on opting out of the scheme shall be taxable in the previous year in which amount is received. However, if such amount has been used for purchasing an annuity plan in the same previous year, then it would not be taxable। मतलब उसी से अगर कोई एन्युटी प्लान खरीद लिया जाता है तो वो बच्चों एग्जेम्प्ट ही रहेगा। तो ये माइनर वाला आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अब इसके जस्ट बाद बच्चों रिटर्न ऑफ इनकम में अपडेटेड रिटर्न में चेंज क्या किया है। पहले ना 24 मंथ्स तक हम फिल कर सकते थे, पहले 12 महीनों के दौरान भरते हैं असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद, तो 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है जो भी टैक्स और इंटरेस्ट कंप्यूट होकर आता है। और अगर हम 12 महीनों के बाद और 24 महीनों के अंदर अंदर भरते हैं अपडेटेड रिटर्न तो 50% एग्रीगेट ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट पेबल का हमें देना पड़ता है। तो वो तो एज इट इज हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 48 महीनों का टाइम दिया है, मतलब 24 से 36 और 36 से 48 महीने। तो एक बार ध्यान देना, इसमें यही अमेंडमेंट है, extending the time limit to file the updated return। Earlier, an updated return can be filed under section 139(8)(a) up to 24 months from the end of the relevant assessment year। The time limit for filing updated return has been extended to 48 months from the end of relevant assessment year। Rate of additional tax payable in the above case। तो अभी बच्चों ध्यान देना, updated return filed up to 12 months from the end of relevant assessment year, 25% of aggregate of tax and interest payable। दूसरा, updated return filed after expiry of 12 months and up to 24 months from the end of relevant assessment year, 50% of the aggregate of tax and interest payable। ये दोनों तो पहले से थे, ये तो हमने इसलिए डाला है कि पूरा आपके दिमाग में सेक्शन रहेगा अपडेटेड रिटर्न का। तीसरा, अपडेटेड रिटर्न फाइल्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 24 मंथ्स and up to 36 months from the end of relevant assessment year, 60% of aggregate of tax and interest payable। और last, updated return filed after expiry of 36 months and up to 48 months from the end of relevant assessment year, 70% of aggregate of tax and interest payable। ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट बच्चों, टीडीएस एंड टीसीएस के अंदर मैं तो ये कहूंगा, मेरी पर्सनल सलाह है कि इस रेट से ऐसे बात नहीं बनेगी। इस चैप्टर को तो पूरी तरह से आपको रिकॉल करना पड़ेगा क्योंकि चेंजेस अच्छे खासे हैं, क्योंकि या तो इन्होंने रेट चेंज किया या थ्रेशोल्ड चेंज कर दी। तो एक बार मैं आपको फिर भी पढ़ा देता हूँ अमेंडमेंट, लेकिन मेरी पर्सनल सलाह रहेगी कि आप बच्चों इसको पूरी तरह से ढंग से स्टडी से दोबारा करना, न्यू अपडेटेड। तो एक बार, reduction in tax deduction at source and tax collection at source rates। The TDS and TCS rates in the following section have been brought down। फर्स्ट बच्चों, रेट 3 केसेस में चेंज हुए हैं। फर्स्ट है 194D इंश्योरेंस कमीशन, पहले रेट 5% था, अब क्या है 2%। दूसरा 261 TCS on timber और any other forest produce not being tendu leave obtained under a forest lease और TCS on timber obtained by any mode other than under forest lease। तो इसमें आपको याद रखना है, पहले 2.5% रेट था, अब 2% है। और तीसरा और लास्ट, सेक्शन 206(c)(1)(g) TCS on remittance under LRS for the purpose of education financed by loan from financial institution रेफर टू इन सेक्शन 80E। तो इसमें ना बच्चों पहले लगता था टैक्स 7 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे 0.5% आफ्टर 7 लाख, अब वो नील है। और इसके अलावा बच्चों आपको ध्यान रखना है, थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत सारे केसेस में रिवाइज हो गई है। इंक्रीज इन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्ट टैक्स एट सोर्स और कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर द फॉलोइंग सेक्शन हैव बीन इंक्रीज। एक एक करके समझना बच्चों। पहला 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, पहले नील थी अब 10,000 है। सेकेंड नंबर पे 194 डिविडेंड फॉर एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर, पहले 5,000 लिमिट थी अब 10,000 है।
थर्ड वन 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो बच्चों आपको ऐसे ध्यान रखना है, पहले 50,000 सीनियर सिटीजन की थी, अब वो 1 लाख हो गई है, और अदर केसेस में 40,000 थी, वो 50,000 हो गई है। जहां पर पेयर कौन हो, कोई कोऑपरेटिव बैंक हो, कोई शेड्यूल बैंक हो, या पोस्ट ऑफिस हो। और जो 5,000 की बाकी केसेस में लिमिट है, टाइम डिपॉजिट को छोड़ दिया जाए, तो आप मानकर चलो 10,000 इन अदर केस। ये बच्चों दो केसेस है ना, ये एफडी के हैं, फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, और ये अदर है, अदर्स इंटरेस्ट कोई भी हो। तो उसके केस में मानकर चलो 5,000 की जो थ्रेशोल्ड थी वो अब 10,000 होगी। हमें मेनली ये ध्यान रखना है। इसके जस्ट बाद फोर्थ 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब ये सिंगल ट्रांजैक्शन में 10,000 की लिमिट है, 10,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजैक्शन, हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसकी जगह 10,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है बच्चों इंश्योरेंस कमीशन। अभी हमने पढ़ा था कि 5% से 2% और लिमिट 15,000 से 20,000। इसके अलावा कमीशन बाकी जो भी थे सब में 15 से 20 हुई है। 194G इनकम बाय वे ऑफ कमीशन प्राइजेस एटसेट्रा ऑन लॉटरी टिकट 15 से 20, और 194H बच्चों कमीशन और ब्रोकरेज 15,000 से 20,000। इसके बाद बच्चों नाइन्थ 194I रेंट 2,40,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसकी जगह 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ हो गया है। 10th 194J फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज 30,000 थी, अब 50,000। 194K इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड कंपनी और अंडरटेकिंग, पहले 5,000 लिमिट थी, अब 10,000 है। 194LA इनकम बाय वे ऑफ इनहेंस कंपनसेशन, पहले 2.5 लाख लिमिट थी, अब 5 लाख है। और लास्ट बच्चों 206C1G रिमिटेंस अंडर LRS एंड ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, पहले 7 लाख लिमिट थी, अब 10 लाख है। इसके अलावा बच्चों एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है, सेक्शन 194T फॉर टीडीएस ऑन सैलरी एंड इंटरेस्ट बाय पार्टनरशिप फर्म टू इट्स पार्टनर। अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी या इंटरेस्ट देती है तो उसके ऊपर टीडीएस काटना है 194T में। एनी सम इन द नेचर ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट बाय ए पार्टनरशिप फर्म टू इट्स पार्टनर, थ्रेशोल्ड लिमिट है सम और एग्रीगेट ऑफ सच सम अप टू 20,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 20,000 से ऊपर अमाउंट होगा तभी टीडीएस कटेगा। रेट ऑफ टीडीएस है 10% और टाइमिंग है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ पार्टनर इंक्लूडिंग द कैपिटल अकाउंट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और दो सेक्शन बच्चों डिलीट किए हैं, एक तो 206C1H नो टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। ये बच्चों तब होता था जब कोई स्पेसिफाइड सेलर है जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, अगर वो गुड्स बेच रहा है 50 लाख से ऊपर, तो अब बच्चों ये डिलीटेड है। 194Q जो सेक्शन है ना, जो बायर के ऊपर एप्लीकेबल होता है, 206C1H सेलर के केस में एप्लीकेबल था। और एक और रिमूव हुआ है बच्चों, ये लोग करते थे कि अगर कोई पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं कर रखी तो टीडीएस और टीसीएस हायर रेट से लगता था। उसके लिए बच्चों दो सेक्शन थे, टीडीएस के लिए 206CAB और टीसीएस के लिए 206CCA। ये दोनों के दोनों अब डिलीटेड है। तो हमें तो इनमें क्या ध्यान रखना है, बस यही याद रखना है कि डिलीटेड है, अब इनका कोई लेना देना नहीं। तो इसके साथ बच्चों हमारी अमेंडमेंट्स ओवर। आपको बच्चों इसकी पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। कोर्स के अंदर आप जाओगे, टैक्सेशन का कोई भी कोर्स, उसमें अनलॉक है, प्लस ये अमेंडमेंट की क्लास भी यूट्यूब के साथ साथ वहां पर भी अवेलेबल होगी। अब बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो मई 26 के अंदर आरटीपी आई है, वो हम पूरा डिटेल A to Z पढ़ेंगे। अब बच्चों हम लोग कर रहे हैं आरटीपी मई 2026 वाली। हम बच्चों इनकम टैक्स वाला पोर्शन कर रहे हैं। जिस जिस क्वेश्चन में अमेंडमेंट होगी बच्चों वो मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन सा अमेंडमेंट वाला पॉइंट है, ताकि आप उस चीज की केयर करेंगे। हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को पूरा डीपली पढ़ेंगे। अब बच्चों मुझे आपको सिर्फ इतना बताना है, ये जो हमारी इनकम टैक्स की आरटीपी है, इसके पहले 5 क्वेश्चन केस स्टडी बेस एमसीक्यू हैं और 6 to 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो एक एक को आराम से समझते हैं।
सबसे पहले बच्चों के सिनेरियो, मिस्टर रोशन एज्ड 45 ईयर्स is employed as a finance manager in XYZ Limited Mumbai. During the financial year 25-26, he receives the following. बेसिक सैलरी है बच्चों 60,000 पर मंथ, इसके अलावा डीए है 12,000 पर मंथ, 50% इज फॉर्मिंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब इफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 15% ऑफ बेसिक सैलरी। ये बच्चों 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट होता है। सैलरी का मीनिंग होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए, इफ कमीशन ऑन सेल भी होता है, वो है नहीं। He owns a house property which is let out during the previous year 25-26. He has taken a loan for acquisition of this house and paid interest 2.20 lakhs during the year. Detail of house property are as under. बच्चों उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो उसने किराए पर दे रखी है, तो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसके ऊपर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं लगेगी, पूरा इंटरेस्ट अलाउड होगा। लेकिन अगर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया तो याद ये रखना है कि जो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है उसमें तो वो डेड लॉस है, ना तो किसी और हेड से सेट ऑफ हो पाएगा और ना ही कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शनल टैक्स रिजाइम की बात करें तो 2 लाख तक का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ हो जाएगा और रिमेनिंग 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जस्ट आगे बढ़ते हैं, अभी तो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर एमसीक्यू के हिसाब से आएंगे। म्युनिसिपल वैल्यू 1,80,000 पर एनम, फेयर रेंट 1,95,000 पर एनम, स्टैंडर्ड रेंट 180। अब देखो बच्चों इन दोनों में से ज्यादा, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो एक्सपेक्टेड रेंट 180 और एक्चुअल रेंट है 170। तो अभी हम कर लेंगे जो भी जीएबी वगैरह। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, तो इसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी बच्चों। इसके बाद रिपेयर एक्सपेंसेस पेड बाय मिस्टर रोशन, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते बार स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। आगे कह रहा है अदर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 आर एज अंडर। पहली बात हमसे कहता है बच्चों, हाउस होल्ड एलईडी एंड रेफ्रिजरेटर परचेज इन जनवरी 2017 फॉर 56,000 वर सोल्ड इन फरवरी 26 फॉर 15,000। बच्चों ये कैपिटल एसेट ही नहीं है तो इसलिए इसका कुछ भी नहीं होगा। सेकेंड वन, advance of rupees 4 lakh was received from Mr. Vanraj on 1st May 2025 against sale of urban agricultural land for 11 lakh which was being used by his father for agricultural purposes during last 2 years and 8 months. However, due to non-payment of balance amount, advance was forfeited. तो ये जो बच्चों 4 लाख है 1/4/2014 के बाद फॉरफिटेड है, तो ये 4 लाख तो बन जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और इसके बाद वो कह रहा है द सेम लैंड was subsequently sold to Mr. Jain on 1st December 25 for 10,50,000. Land was purchased on 20th January 2006 for 150. Mr. Roshan purchased new rural agricultural land on 10th March 26 for 950. पहली और मेन बात बच्चों, अगर आप अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड जिसको 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे थे बेचेंगे तो आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आएगा आप उसके रिगार्डिंग 54B की मिल जाएगी एग्जम्पशन, बशर्ते आपको 2 साल के अंदर अंदर नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है, चाहे रूरल चाहे अर्बन। तो इसने रूरल खरीदा है तो मिल जाएगी एग्जम्पशन। तो वो बच्चों अभी कंप्यूट कर लेंगे। वैसे अगर आप देखो तो कितने रुपीस का बेचा है, 1050 का। और अगर हम देखें तो कितने रुपीस में खरीद रखा था, 150, तो 9 लाख रुपए आपका LTCG और 9 लाख रुपए की ही 54B की मिल जाएगी एग्जम्पशन, क्योंकि उसने इस ईयर के एंड तक इसको परचेज कर लिया है। इसके जस्ट बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पीपीएफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू 40,500, ये एग्जाम्प्ट होता है बच्चों अदर सोर्सेज पे। और फोर्थ पॉइंट है ही पेड 75,000 एज प्रीमियम टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर सेल्फ एंड हिज वाइफ एंड आल्सो कंट्रीब्यूटेड 1 लाख टुवर्ड्स पीपीएफ। अगर ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में हुआ तो 150 की 80C की बच्चों मिलेगी डिडक्शन। CII इसने हमें फाइनेंशियल ईयर्स के बता दिए हैं, 2005-6 117, 2016-17 264 और 2025-26 376। आगे बढ़े बच्चों हम, हालांकि CII का कुछ होना नहीं है
वो तो हमने रीड कर दिया। मिस्टर रोशन वांट्स टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब बच्चों पता है क्या होता है, जब कभी भी ये लोग केस स्टडी बनाते हैं पार्ट ना इंडिपेंडेंट रखते हैं, तो एक बार एक एक पार्ट को समझेंगे। पहला वो पूछ रहा है व्हाट वुड बी द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी ऑफ मिस्टर रोशन फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। तो आपको सिर्फ सैलरी की इनकम निकालनी है डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में। पहले 3 पॉइंट ही उसी से रिलेटेड है, तो अब मेरे से पूछे कैसे आएगा। मैंने कहा सबसे पहले बेसिक सैलरी यहां लिख लेते हैं बच्चों, 60,000 इंटू 12, 720। फिर डीए फुली टैक्सेबल होता है 144। हालांकि इफ है उसका यूज होगा जब हम एग्जाम्पशन निकाल रहे होंगे। इसके बाद बच्चों 15% बेसिक सैलरी का मतलब 1,08,000 एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब मेरे से वो पूछे कितने रुपए एग्जाम्प्ट होंगे, तो आप 12% ऑफ सैलरी करो। इसका 50% बच्चों 72,000, 7,92,000 का 12%। तो ये मैं कर रहा हूँ 95,040। ये बच्चों घटा दिया 12,960 पूरा किया। ये टोटल आ रहा है 8,76,960। और इसमें से बच्चों 75,000 की डिफॉल्ट के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन 8,01,960। अब आप मेरे से पूछेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी 8,01,960। आ जाओ बच्चों नीचे, ये बी आंसर है। अब दूसरा पार्ट उसने हमसे पूछा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रोशन फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। तो बच्चों कैपिटल गेन जितना भी बन रहा था ना उतने की ही एग्जम्पशन है 54B की, तो इसलिए कैपिटल गेन कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तीसरे नंबर पे उसने हमसे पूछा है व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रोशन फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। अब ये डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में है, सीधा सीधा चलेंगे बच्चों। अगर मैं बात करूं तो 8,01,960 जो है वो तो हो गई इसकी सैलरी इनकम। अब हाउस प्रॉपर्टी में ना क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है 2,20,000, तो नो डाउट लॉस ही आना है, लेकिन फिर भी अब 180 और 170 ज्यादा बोलो। हमने कहा 180, बस इसमें से एक तो 54,000 जाएंगे और 2,20,000 जाएंगे, तो बच्चों 94,000 का लॉस। लेकिन ना तो ये सेट ऑफ होगा डिफॉल्ट में ना ही कैरी फॉरवर्ड, तो एक बार इनकम वही रहने देते हैं 8,01,960। इसके बाद 4 लाख रुपए एक इनकम आ गई अदर सोर्सेज की, LTCG एग्जाम्प्ट है, और इसके अलावा जो इंटरेस्ट है वो एग्जाम्प्ट है। तो हम यहाँ टोटल करें बच्चों तो 8,01,960 प्लस 4 लाख 12,01,960, और कोई इनकम नहीं है, तो बच्चों आंसर है ए। इसके बाद उसने हमसे टैक्स लाइबिलिटी पूछी है डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में। बच्चों आप सबसे पहले ये देखो कि कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जिसके ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स लगना है। तो हम सीधा समझे, अगर मैं आपको बड़े शॉर्ट में कराऊं तो 12 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स बनना ही नहीं है। तो ये जो ऊपर का अमाउंट है ना बस यही टैक्स बनेगा। वैसे हम बात कर लेते हैं सीधे में, इनकम आप ए में लिखेंगे 1960 ज्यादा है 12 लाख से, फिर बी में इसके ऊपर टैक्स। बच्चों 12 लाख तक 60,000 और 1960 का अगर मैं कैलकुलेट करूं 15% तो 294। तो बच्चों मैंने ऐड कर दिया 60,294। अब बी माइनस ए करके रिबेट बन जाएगी 60,294 माइनस 1960। तो ये जो रिबेट का अमाउंट है जैसे ही 60,294 में से घटाऊंगा तो 1960 ही आ जाएगा। ये बच्चों 58,334 ये रिबेट है। तो ये जैसे ही इसमें से घटेगी भाई 1960, और वो जो 1960 है इसका 4% 78.40। बच्चों हमने टोटल किया, ये आ रहा है 2038.40। तो राउंड ऑफ करके 2040, ये डी आंसर। बड़ी फास्ट करने पड़ते हैं क्योंकि पेपर में बहुत कम टाइम होता है। और लास्ट वो पूछ रहा है व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रोशन फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 इफ ही ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन। अब बच्चों अगर ये ऑप्ट आउट करता तो क्या अंतर होता। मैंने कहा पहले तो जो इनकम है ना 8,01,960 सैलरी की, उसमें आप 25,000 ऐड कर दो क्योंकि इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 की मिलती। तो ये इनकम हो जाती बच्चों 8,26,960। 4 लाख रुपए इसकी अदर सोर्सेज की इनकम है,
और जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ना 94,000, वो इसमें से सेट ऑफ हो जाता। तो ये जो हमारा अमाउंट आ रहा है ये आ जाता 11,32,960। और बच्चों 1,50,000 की ATC की रिडक्शन। तो जैसे ही हम घटाएंगे तो हमारे पास अमाउंट आ गया 9,82,960। अब बच्चों टैक्स निकालते हैं ऑप्शनल टैक्स रिजाइन में। पहले 5 लाख के ऊपर हमेशा शॉर्टकट ही फॉलो करना है, 12,500। और उसके बाद नेक्स्ट 4,82,960, 20%। ये बच्चों 96,592। एक बार हमने टोटल कर दिया, ये आ गया 1,09,092। अब इसमें हम लोग 4% ऐड कर देंगे क्योंकि रिबेट सिर्फ 5 लाख तक मिलती है। 4363.68। बच्चों टोटल किया 1,13,455.68। तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 1,13,460 ए ही आंसर है। तो ये बच्चों हमारे पांचों MCQ हो गए। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अब एक बार सब्जेक्टिव पोर्शन करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन 6, रेजिडेंशियल स्टेटस। Mr. Subhash, an Indian citizen, is currently in employment with an overseas company located in country X. During the previous year 25-26, he comes to India for 135 days. तो मतलब 182 डेज की कंडीशन पूरी नहीं हो रही। He is in India for 100 days, 50 days, 76 days and 45 days. बच्चों अगर टोटल कर रहा हूं जैसे 150 और 76, 226 और 45, 271 डेज। तो कंडीशन तो बच्चों कोई भी पूरी नहीं हो रही। इन द फाइनेंशियल ईयर 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25 रिस्पेक्टिवली, हिज एनुअल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 25, 26 इज एज अंडर। तो एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन कंट्री एक्स। जो बच्चों इसकी इंडियन सोर्सेज से इनकम कैलकुलेट करनी है उसमें ये इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कंट्री एक्स, ये भी नहीं इंक्लूड करेंगे। इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये इंक्लूड होगी और टैक्सेबल होगी इसके लिए। इनकम फ्रॉम रिटेल बिजनेस अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इंक्लूड करेंगे। हालांकि रेजिडेंशियल स्टेटस में सिर्फ डीम्ड रेजिडेंट का कंसेप्ट बचेगा। वैसे वो किसी भी तरह से कंडीशन पूरी नहीं कर रहा क्योंकि पिछले 4 सालों में उसका स्टे 365 दिन से कम है। फिर 60, 120 दिन वाली शर्त का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता। वैसे भी एक्सेप्शन में था, 60 वाली ना लगती। इनकम अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया 4 लाख। बच्चों ये तीनों का टोटल कर रहा हूं 16 लाख, तो मतलब 15 लाख से इनकम क्या है, ज्यादा है। अब जो ये कह रहा है वो सुनो। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सुभाष फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन कंट्री एक्स। तभी ये बन गया डीम्ड रेजिडेंट। अब डीम्ड रेजिडेंट है तो ऑटोमेटिकली नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया। अब अगर हम देखें तो अगर हमसे आप पूछेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस तो हम इतना ही लिखेंगे, और अगर ये टोटल इनकम साथ में पूछ लेता तो वो इसकी हो जाती 16 लाख। एक बार देखो बच्चों इनकी अटेम्प्टेशन। तो सबसे पहले मिस्टर सुभाष जो है वो इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कंट्री एक्स में है। ये विजिट के लिए इंडिया में आया है 135 डेज। इसका स्टे पिछले 4 सालों में टोटल देखोगे तो 271 डेज है। तो बच्चों ये किसी तरह की कोई शर्त पूरी नहीं कर रहा। मिस्टर सुभाष एन इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया इन द प्रीवियस ईयर 25-26 वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। अगर ये दो में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करता और सेकंड कंडीशन जो 60 दिन वाली है उसकी जगह 120 डेज कन्वर्ट हो जाती, लेकिन ये 365 डेज वाली भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। तो ये दो शर्तें बच्चों ये पूरी नहीं कर रहा। आगे बढ़े, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। इसके बाद ये कहेगा सिंस ही डिड नॉट सेटिस्फाई आइदर ऑफ कंडीशन, तो वैसे तो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन 61A लगेगी क्योंकि इसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, इंडियन सिटीजन है और उस कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। तो इसलिए ये क्या बन गया, डीम्ड रेजिडेंट, और डीम्ड रेजिडेंट के साथ साथ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब इसके बाद हम लोग इसकी टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे हैं एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। अगर देखें तो ये 16 लाख। तो बस यही लिख देंगे बच्चों कि ये पर्सन डीम्ड रेजिडेंट है और डीम्ड रेजिडेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7,
इसमें ना दोनों अमेंडमेंट्स हैं, सैलरी वाली जो अभी मई और सितंबर 2026 के लिए एप्लीकेबल है। तो बच्चों बड़े ध्यान से समझना, अमेंडमेंट के टाइम पे मैं आपका पूरा कंसंट्रेशन भी करवाऊंगा उसके ऊपर। Miss Nisha is a marketing manager in Rose Limited. She gives you the following details for previous year 25-26. सबसे पहले है बच्चों बेसिक सैलरी 45,000 पर मंथ। सेकेंड नंबर पे डीएनएस अलाउंस ऑफ 10,000 पर मंथ। 30% इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब सिर्फ 30% ही इफ है जो आपका कई जगह पर सैलरी के मीनिंग में आएगा। थर्ड वन बोनस ऑफ 1 मंथ बेसिक सैलरी, मतलब 45,000 रुपए। फोर्थ है शी कॉन्ट्रीब्यूट 18% ऑफ हर सैलरी बेसिक पे प्लस डीए। अब जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो बेसिक पे प्लस डीए दोनों का मिलाकर जो टोटल अमाउंट आएगा ना, उसका जा रहा है टुवार्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड द कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट। तो अब मेरे से कोई पूछे कैसे करेंगे, मैंने कहा देखो 45,000 इंटू 12 करेंगे ना बच्चों 540, और डीए 120, 10,000 इंटू 12, लेकिन 36,000 इफ है। तो जब उसने कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉयर ने वो 18% किया है इन दोनों का मिलाकर, मतलब 18% ऑफ 660। लेकिन जब आप मेरे से पूछेंगे एग्जाम्प्ट कितना होता है, तो मैं कहूंगा 12% ऑफ किसका, इन दोनों का बच्चों 540, और डीए इफ वाला 5,76,000। तो जो डिफरेंस करके आएगा वो टैक्सेबल। नेक्स्ट देखो बच्चों कार फैसिलिटी, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि उस पर्सन की कैश सैलरी जो है क्या वो 4 लाख से ऊपर है। बच्चों क्लियर, क्योंकि अगर आप बेसिक सैलरी देखो 540, डीए देखो 120, तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बावजूद इनकम 4 लाख से ऊपर है, तो मतलब वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन एक्सीड्स 1.6 लीटर। तो बच्चों यहां सीधा समझ लो बड़ी कार है। प्रोवाइडेड टू मिस निशा फ्रॉम 1 नवंबर 25। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जितने भी कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन होगा, विच इज यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पजेज। रिपेयर रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ 50,000 वर फुल्ली मेट बाय मिस निशा। तो एम्प्लॉई पर्सनल खर्चे आप पे कर रहा है। छोटी कार के लिए 600 पर मंथ, बड़ी के लिए 900 पर मंथ। द मोटर कार वाज सेल्फ ड्राइवन बाय एम्प्लॉय। तो सिर्फ 900 इंटू 5 बच्चों 4500। इसके जस्ट आगे द कंपनी पेज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 18,000 टू इफेक्ट इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ मिस निशा। तो मेरे से पूछे यहां क्या होगा, बच्चों सिंपली समझना, एम्प्लॉयर ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है एम्प्लॉय का, और ये फुली एग्जाम्ड होता है, तो परक्विजिट वैल्यू नील, क्योंकि टैक्स फ्री परक्विजिट है। इसके जस्ट आगे हर एम्प्लॉयर गेव हिम ए रेंट फ्री अकोमोडेशन इन मुंबई फ्रॉम 1 for 2024, मतलब 24-25 से वही अकोमोडेशन है। तो यहाँ CII वाला कंसेप्ट यूज होगा। द हाउस वॉज टेकन ऑन लीज बाय रोज लिमिटेड फॉर 12,000 per month. The perquisite value of such accommodation for previous year 24-25 was 55,000. अब देखो बच्चों परक्विजिट की वैल्यूएशन कैसे होगी, क्योंकि एम्प्लॉयर ने जगह किराए पर लेकर दी है, तो उस केस में होता है 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। लेकिन रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी क्योंकि पिछले साल इसकी वैल्यू 55,000 थी, तो उसके साथ CII यूज करेंगे। आपने कहा कैसे, एक बार बच्चों पहले सैलरी के मीनिंग पे आ जाओ। मैंने कहा बेसिक सैलरी 540, डीए इफ 36,000, इसके अलावा बोनस, कमीशन, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अदर अलाउंसेस, तो और तो कुछ है नहीं, बस ये 3 चीजें हो जाएंगी। बच्चों अगर मैं इनका टोटल कर रहा हूं तो ये अमाउंट हमारा आ रहा है 36 प्लस 45, 81, 6,21,000, उसका बच्चों 10%, और एक्चुअल में रेंट तो 144 है, तो आप मान कर चलो यही है। लेकिन 55,000 देखो ये CII यहाँ यूज हो रहा है जो हमने अमेंडमेंट में डिस्कस किया था 376, नीचे 363, तो ये बच्चों वैल्यू आई 56970। ये RFA की वैल्यू आ जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों यहां तक का सारा। सबसे पहले देखो बेसिक सैलरी 540, डीए फुली टैक्सेबल होता है 1,20,000,
इसके बाद बच्चों बोनस 45,000, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ये आ गया ना 18%, किसका? आप कहेंगे इन दोनों का, 6,60,000 का, मतलब 55,000 इंटू 12। और एग्जाम्प्ट कितना होगा? 12%, किसका? 45,000 इंटू 12। और ये जो 10,000 पर मंथ है ना, तो 3,000 इंटू 12, तो आप करेंगे तो ये आ रहा है 49680। आप सीधे में बोल सकते हैं इसको 18% ऑफ 660, जो कि आ रहा है 1,18,800, और 12% ऑफ 5,76,000, जो कि आ रहा है 69120। तो जैसे ही घटाया ये आ गया। इसके जस्ट बाद बच्चों कार की फैसिलिटी 900 रुपये पर मंथ, नवंबर से आप देखेंगे तो 5 महीने। इसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जेम्प्ट होता है, और ये RFA 60 to 100 हमारा भी आ गया था। वही बच्चों बेसिक सैलरी, DA इफ और बोनस, और तो कुछ है नहीं। कमीशन या टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अदर अलाउंसेस होता तो वो आते, और एक्चुअल रेंट 144, इन दोनों में से कम 60 to 100। लेकिन रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि पिछले साल भी सेम अकोमोडेशन है, तो 24-25 में कितना था RFA की वैल्यू? 55,000 इंटू 376 अपॉन में 363, तो 56970। तो दोनों में से कम अगर आप देखो तो बच्चों 56970। वापिस क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे हमें कहता है कंपनी इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर डॉटर अब्रोड इंक्लूडिंग स्टे एक्सपेंसेस, जितना RBI परमिटेड करती है एग्जाम्प्ट बच्चों 150 एज परमिटेड बाय RBI, तो हम कहेंगे ये तो एग्जाम्प्ट है। अगेन बच्चों ये एक और अमेंडमेंट है, कंपनी आल्सो इनकर्ड एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू फॉरेन ट्रेवल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डॉटर 80,000। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आप ये देखो कि इसकी GTI कितनी है, मतलब आप समझ कर चलो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल को इंक्लूड करने से पहले, तो हम लोग एक बार उसको टोटल कर लेंगे। वो अगर 8 लाख से ऊपर हुई तभी ये परक्विजिट क्या होगी? टैक्सेबल होगी। तो अभी एक बार कंप्यूट करते हैं। कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी इन द हैंड्स ऑफ मिस निशा फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम। ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो बच्चों 50,000 है। तो एक बार हम कर लेते हैं टोटल। यहां तक एक बार आप देखना बच्चों, एक एक चीज का टोटल करते जाएंगे। 540 प्लस 120 प्लस 45,000 प्लस 49680, 4,500, इसके जस्ट आगे 56,970। तो बच्चों टोटल किया 8,16,150, 50,000 घटाए और कोई इनकम नहीं है, तो ये 8 लाख से कम है। तो क्योंकि ये 8 लाख से कम है तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टैक्सेबल नहीं होगा, नहीं तो जितने रुपए खर्च किए थे वही टैक्सेबल हो जाता। तो ये बच्चों सैलरी का क्वेश्चन हो गया। याद रख लो बच्चों ये 2 अमेंडमेंट, अगर आपने अमेंडमेंट नहीं पढ़ी तो इससे जस्ट पहले जो RTP हम सोल्व कर रहे हैं, इससे पहले हमने जस्ट अमेंडमेंट सोल्व कराई है। बड़े आराम से समझना, एक एक अमेंडमेंट को अच्छे से समझाया है वहां। और दूसरी अमेंडमेंट है ये बच्चों कार की फैसिलिटी के साथ, क्योंकि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है, इसकी कैश सैलरी 4 लाख से ऊपर है तभी ये टैक्सेबल हुई। अगर 4 लाख से ऊपर ना होती तो ये एग्जाम्प्ट हो जाता। अब एक बार देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 8th सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का है बच्चों, समझना। मिस्टर विपुल फर्निश द फॉलोइंग डिटेल फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। सबसे पहले है बच्चों लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड इन इंडिया 2,60,000। अभी बच्चों हम आगे जाकर देखेंगे कि क्या ये शिफ्ट आउट कर रहा है, क्योंकि अगर शिफ्ट आउट कर रहा है तो 2 लाख तक का लॉस दूसरी इनकम में से सेट ऑफ हो सकता है, मतलब दूसरे हेड में से। अदरवाइज डिफॉल्ट के अंदर ना तो वो किसी और हेड से सेट ऑफ होगा ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ 2 लाख सेट ऑफ हो जाएंगे अगर ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में हुआ, और 60,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। हमसे कह रहा है कंप्यूट ग्रोस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर विपुल एज पर ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, तो 2 लाख सेट ऑफ होंगे। एंड फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ लॉसेस विच कैन बी कैरी फॉरवर्ड, और आप बताओगे कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अब ये 2 लाख हम सेट ऑफ करेंगे, 60,000 कैरी फॉरवर्ड। अभी देखते हैं इसको कहां से सेट ऑफ करना है। जस्ट आगे इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, ये यहां से सेट ऑफ हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज STT पेड। तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना बच्चों 199,800, ये है STCG अंडर सेक्शन 111A।
तो ये कैपिटल गेन हेड का मैटर है। टैक्स की बात करें तो इसके ऊपर 20% से टैक्स लगता है, लेकिन उसने हमसे सिर्फ जीटीआई पूछी है। नेक्स्ट है बच्चों इनकम फ्रॉम कार्ड गेम, तो ग्रोस ही चाहिए होता है। अदर सोर्सेस कैजुअल इनकम है, लेकिन ये जो लॉस फ्रॉम बैटिंग है ना बच्चों, ये ना तो सेट ऑफ होगा ना ही कैरी फॉरवर्ड, मतलब डेड लॉस है। एक्सपेंसेस ऑन लॉटरी इनकम नॉट अलाउड, इसका तो कुछ होगा नहीं। इसके बाद इनकम फ्रॉम लॉटरी इनकम 38,500 नेट ऑफ टीडीएस, बच्चों 30% से टीडीएस करता है, तो 38,500 100 अपॉन 70, तो ये किया तो 55,000। एट्थ है बच्चों लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग कैमल फॉर रेसिस 20,000। बच्चों जो सेट ऑफ की रेस्ट्रिक्शन है ना, वो है लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। कैमल फॉर रेसिस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मतलब ये वाला लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। जैसे हाउस ऑफ बेटी का 2 लाख तक का सेट ऑफ हो जाएगा ना, ये भी। अब इसके बाद नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रे सोर्सेज। अब ये जो इनकम है ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। नेक्स्ट है बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, कह नहीं रखा तो हम मानेंगे विदाउट इंडेक्सेशन है। तो अगर टैक्स निकालना होता तो ये बच्चों अंडर सेक्शन 112 आ जाता और इसके ऊपर टैक्स होता 12.5% से। इसके बाद है इनकम ऑफ माइनर डॉटर रिया फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर टेलीविजन सीरीज 15,000। अब मेरे से पूछे ये, मैंने कहा ये तो क्लब भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो माइनर डॉटर के अपने हैंड में टैक्सेबल होनी है। और इसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट इनकम ऑफ माइनर सन सौरभ हु सफर फ्रॉम डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80U, ये भी नोट क्लब। और अब इसके बाद फॉलोइंग आर द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस पर्टेनिंग टू 14-15। बच्चों 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, 8 ईयर्स तो कब के हो गए, तो मतलब ये डेड लॉस है, ना तो सेट ऑफ होगा ना ही कैरी फॉरवर्ड। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 17-18, ये भी बच्चों डेड लॉस। 8 साल हो गए हैं, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 25-26 है, तो अगर आप चेक करेंगे तो हो गया, क्योंकि असेसमेंट ईयर पे आएंगे तो 26-27, 17-18 का है तो 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 असेसमेंट ईयर, 25-26 तक 8 साल हो गए। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पर्टेनिंग टू 18-19, ये 8वां साल है, ये सेट ऑफ हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से। तो एक बार बच्चों हम करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, हम अगर बात करें तो पीजीबीपी इनकम कितनी है बिजनेस से 860। एक तो लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग कैमल फॉर रेसिस सेट ऑफ हो जाएगा, और दूसरा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहाँ तक सेट ऑफ हो जाएगा 2 लाख। हम चाहें तो इनको पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि उसके ऊपर 20% से टैक्स लगता है, नहीं तो 5 लाख से ऊपर इनकम है, ऑप्शनल टैक्स रिजाइम है, तो वैसे भी 20% होता है, तो चाहे यहाँ से सेट ऑफ करो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से सेट ऑफ करो, तो इन्होंने यहीं से कर रखा है। तो इनकम आ गई 640, जो 60,000 बच गए ना हाउस प्रॉपर्टी के, वो नीचे हम लिख देंगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये देखो बच्चों, और आपको पता है जो कैजुअल लॉसेस है वो तो डेड लॉस है, ना तो सेट ऑफ होना है ना कैरी फॉरवर्ड। और इसमें बच्चों लिखा है अनअब्सॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 14-15 कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द बिजनेस इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 26-27 सिंस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 8 असेसमेंट ईयर। सेम आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले के साथ हुआ है। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म में से सेट ऑफ हो जाएगा 90-200, तो 1,09,600। लॉन्ग टर्म के साथ सेम हुआ, कैपिटल गेन 25,000 टैक्सेबल, लेकिन लॉस को 8 साल हो चुके हैं, इसलिए वो ना तो सेट ऑफ होगा ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा। इसके बाद है अदर सोर्सेज कार्ड गेम, ये हमने लॉटरी इनकम को ग्रोस अप कर दिया, खर्चे अलाउड नहीं होते। और इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रे सोर्सेज 15,000 की इनकम माइनर डॉटर वाली जो उसकी अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग की है वो क्लब नहीं होगी, और ना ही माइनर सन वाला ब्याज, क्योंकि वो डिसेबल है। तो बस आप अगर देखेंगे तो अदर सोर्सेज की इनकम 255,300 और जीटीआई 10,29,900 हो गया बच्चों क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल कलेक्शन एट सोर्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला बच्चों एबीसी लिमिटेड सेल से फ्लैट टू मिस्टर जतिन for 47 lakh on 15th May 25. The agreement to sell
provides that in addition Mr. Jatin has to pay maintenance charges of 10,000 per month for 24 months in advance। देखो बच्चों, आपको सीधा बताता हूँ, 194 आई ए एप्लीकेबल होता है। वो कहता है 1% से टीडीएस कटेगा अगर जो कंसिडरेशन है या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में से जो भी ज्यादा है, अगर वो 50 लाख रुपए से ज्यादा हुई। तो अगर हम यहाँ देखें बच्चों, तो 47 लाख में बेचा है, कंसिडरेशन में इंक्लूड होता है बाकी जो भी खर्चे, तो 47 लाख एक हो गए बच्चों, 2,40,000 एक हो गए। जो 24 महीने के मेंटेनेंस चार्जेस, 3 लाख फॉर कार पार्किंग लिख दो इसमें, और 1 लाख क्लब मेंबरशिप फीस। तो मैं टोटल कर रहा हूं, तो बच्चों ये 50 लाख से ऊपर है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में से जो ज्यादा है उसका 1% कटता है अगर दोनों में से कोई भी चीज 50 लाख से ज्यादा हो। तो यहाँ ये बन रहा है 53,40,000। तो 1% से टीडीएस कटेगा 194 आईए में बच्चों 53,400। अब इसके जस्ट आगे सेकंड है बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ग्रांट से लीज ऑफ कोल माइन टू मैसर्स XYZ लिमिटेड ऑन 1 मई 2025 एंड चार्ज 7 करोड़ फॉर द लीज। बच्चों अगर हम लीज पर या फिर लाइसेंस देते हैं पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और क्वेरी, तो उसके केस में 2% से टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 7 करोड़ रुपीस है जो कंसिडरेशन चार्ज कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो उनको उसके ऊपर 2% से टीसीएस कलेक्ट करना है। सेक्शन अप्लाई होता है बच्चों 206C(1)(c). मैसर्स XYZ लिमिटेड सोल्ड कोल फॉर 2 करोड़ टू मैसर्स LMN ए पब्लिक सेक्टर कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26। अब अगर हम देखें बच्चों तो इसने कोल सेल तो किया है, लेकिन जिसको सेल किया है वो PSU है, तो वो एक्सेप्शन में आती है। उस केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा 206C(1) के अकॉर्डिंग। तो मतलब आप ये समझेंगे कि यहाँ पर जो मैसर्स XYZ लिमिटेड है उसने 2 करोड़ रुपए का जो कोल सेल किया है उसके ऊपर टीसीएस की ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। लेकिन इसी टाइम पे पैरेलल द टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड एंड मैसर्स LMN जो PSU है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 अमाउंटेड टू 5.5 करोड़ 11 करोड़। तो ये जो बायर है वो स्पेसिफाइड बायर है, तो 194 क्यों एप्लीकेबल हो जाएगा। 0.1% से 50 करोड़ से ऊपर की जो परचेस हुई है उसके ऊपर उसको टीडीएस काटना है। एक तरह से आप मानकर चलो उसने टोटल परचेस की है 2 करोड़ की, तो 1.5 करोड़ के ऊपर। एक बार पढ़ते हैं बच्चों, ये पहला आंसर। फर्स्ट, Section 194 IA required deduction of tax 1% of consideration for transfer or stamp duty value whichever is higher by every transferee responsible for paying any sum as consideration for transfer of immovable property to resident transferor। सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर टैक्स डिडक्ट नहीं करना अगर अमाउंट 50 लाख से क्या हुआ कम। कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड, जो कंसिडरेशन है उसमें क्या भी इंक्लूड होगा बच्चों, हमने यूं ही पढ़ रखा है, क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस, मेंटेनेंस फीस विच आर इंसिडेंटल टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो सब मिलाकर 53,40,000 बन रहा है। तो 1% से कितना टीडीएस कलेक्ट होगा, 53,400। सेक्शन 194 आइए। और दूसरा बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स 2% 206C(1)(c ऑन 7 करोड़ बीइंग चार्जेस फॉर लीज ऑफ कोल माइन। अब जो कोल माइन पर लिए बैठा है उसने आगे कोल जब बेचा मैसर्स XYZ लिमिटेड ने, तो 206C(1) एप्लीकेबल होना चाहिए। 1% से उनको टीसीएस कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि जो PSU है वो कवर्ड नहीं है डेफिनेशन ऑफ बायर में, तो इसलिए यहां पर टीसीएस नहीं कटेगा, इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। लेकिन इसी पैरेलल टाइम पे PSU जो है वो स्पेसिफाइड बायर है क्योंकि उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको टीडीएस काटना है 194 क्यू के अकॉर्डिंग 0.1% ऑफ सम एक्सीडिंग 50 लाख पेड टू XYZ लिमिटेड। तो बच्चों अगर आप 1.5 करोड़ का 0.1% करेंगे तो 15,000 से टीडीएस कटेगा। अब देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 10, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का, जो एग्जाम में 15 मार्क्स का आता है। मिस्टर युआन
ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज है बच्चों 45 ईयर। डिफॉल्ट में तो एज का कोई मैटर है नहीं, ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में मैटर करती है जब टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करनी होगी। इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस एज ए प्रोप्राइटर, he follows mercantile system of accounting. Net profit as per profit and loss account after debiting crediting the following item was 20 लाख। तो प्रॉफिट जो है जहां से हम पीजीबीपी की शुरुआत करेंगे वो 20 लाख है। अब एक एक करके आराम से चीजों को पढ़ेंगे। अब ये जो चीजें दे रहा है ये या तो डेबिटेड हैं या क्रेडिटेड है। खर्चा हुआ तो डेबिटेड है, तो हम उसका इफेक्ट करेंगे। जैसे सबसे पहला 25,000 पेड टू क्रेडिटर फॉर गुड्स इन कैश। मेरे से पूछे ये, मैंने कहा 40A3 के अकॉर्डिंग खर्चा डिसअलाउड, तो वापिस ऐड होगा बच्चों। दूसरा है ग्रोस इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 15,000, ये यहां लेस होगा और अदर सोर्सेज की क्या है, इनकम है। आप एक बार चेक करो बच्चों, यहां पर सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, ये 25,000 रुपये हमने ऐड कर दिए 40A3 के अकॉर्डिंग, और जो 15,000 रुपये है वो नीचे लेस कर देंगे क्योंकि उसने कहा है फॉलोइंग अमाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, और यही 15,000 रुपये सेम अदर सोर्सेज की क्या बन जाएगी, इनकम। ग्रोस इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। और जब ऑप्शनल टैक्स रिजाइम आएगी ना 80TTA की, सेम के लिए 10,000 रुपये की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन, लेकिन सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में बच्चों। आगे बढ़े, कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। बच्चों 1/10 वैसे अलाउड है, लेकिन डिफॉल्ट के अंदर एक बार ना नीचे पढ़ लेते हैं, टैक्स रिजाइम के अंदर ये डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब 1/10 वापिस ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में बोलेंगे तो इसकी रिडक्शन है सेक्शन 35 के अंदर। तो एक बार देखो, हमसे कहा है कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर युआन फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में अभी वापस ऐड कर देंगे, और जब ऑप्शनल टैक्स रिजाइम आएगा तो सेम को अलाउड मानकर ऐसे का ऐसे रहने देंगे। मान लो आपने डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में पहले ऐड कर दिया, तो जो इसकी टोटल इनकम लेंगे ना उसमें से फिर इस अमाउंट को लेस करना पड़ेगा जो भी आपने। ये देखो बच्चों, ये 1/10 को एक बार यहाँ ऐड कर दिया हमने, तो फिर 1/10 जब हम डिफॉल्ट से ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में आएंगे, ये यहां से आपकी टोटल इनकम आ गई, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ये जो टोटल इनकम ऊपर लिखी है ये यहाँ जीटीआई हो जाएगी, क्योंकि अभी ऊपर डिडक्शन तो ली नहीं है एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। अब उसके अंदर हमें 1/10 को लेस कर देना है। दूसरी बात, जो 80TT है ना, उसकी ये रही 10,000 की डिडक्शन। साथ साथ बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। इसके जस्ट आगे देखो बच्चों, उसने हमें बोला है ही पेड ए जॉब चार्जेस फॉर द वैल्यू एडिशन ऑन द फैब्रिक्स 1,10,000 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स टू जॉब वर्कर बाय एन अकाउंट पे चेक। अब हमें बच्चों बस ये देखना है कि ये पर्सन की टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या थी, क्योंकि ये बताकर जाएगा हमें। ये रहा बच्चों, द टर्नओवर ऑफ द बिजनेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 250 लाख एंड 25-26 में 300 लाख। तो मतलब ये बंदा ऑडिट कराने के लिए लायबल है पिछले साल। तो नो डाउट आप मानकर चलो इसको यहाँ पर टीडीएस काटना था। अब क्या लगेगा सेक्शन, मैंने कहा यहाँ पर 194C के अकॉर्डिंग 1% से टीडीएस काटना था 1/10 का, जो कि उसने नहीं काटा। तो सेक्शन लगेगा 40A1, 30% खर्चे का डिसअलाउड 33,000 दोनों रिजाइम में बच्चों। अभी पढ़ लेंगे इसके जस्ट आगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन 4,50,000 एज पर इनकम टैक्स रूल 1962 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन 15 लाख बीइंग कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 1 सितंबर 25। तो अगर हमसे कोई पूछे यहाँ पुट टू यूज 180 डे से ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन क्लेम हुआ होगा 15% से 15 लाख के ऊपर, जो कि ठीक भी है 225। लेकिन उसके तुरंत बाद हमसे कहता है सब्सिडी मिली थी 20% और न्यू मशीनरी अंडर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट विच वाज क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। बच्चों 15 लाख का 20% 3 लाख आपको लेस करना है, ये इनकम नहीं है। इसके साथ साथ आपको इस 3 लाख के ऊपर 15% से 45,000 रुपये डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया होगा जो नहीं बनता था। तो मेरे से पूछे, मैंने कहा ये वापिस ऐड हो जाएगा। तो एक बार देखो बच्चों,
सबसे पहले तो आप ये देखो, ये 3 लाख लेस, और ये रहा डेप्रीशिएशन 15 लाख का 20%, 3 लाख रुपए सब्सिडी, और 3 लाख का 15% 45,000 वापिस है। अब डिफॉल्ट में तो बस इतना ही करना है, लेकिन जब हम ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में करेंगे तो वहां बच्चों एडिशनल डेप्रिसिएशन भी अलाउड होगा। आपने कहा कितना? मैंने कहा जो सब्सिडी है वो अमाउंट हटाओ, 12 लाख रुपए की मशीनरी है, 20% से 2,40,000। एक बार देखो बच्चों, क्योंकि वो डिफॉल्ट में तो अलाउड नहीं होता, इसमें तो अलाउड होगा ना हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन। बच्चों ये रहा 12 लाख का 20%। कितना अच्छा पॉइंट है, आपको नोट करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, वो क्या कह रहा है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन 4.5 लाख बनता होगा, इसमें 15 लाख रुपए के ऊपर लगा हुआ डेप्रिसिएशन भी है जो नई मशीनरी खरीदी है, जो पुट टू यूज 1/9/2025 को है। यहां तक तो एक नॉर्मल बात कर रहा है। ऊपर हमें बता रखा है मैन्युफैक्चरर है, तो हमें तुरंत आएगा दिमाग में कि डिफॉल्ट में एडिशनल नहीं मिलेगा, ऑप्शनल में मिलेगा। सब्सिडी 20% नई मशीनरी के ऊपर जो इसको मिली थी, तो उससे एक्चुअल कॉस्ट को घटाना चाहिए था, इसने पीएनएल में क्रेडिट कर रखा। मैंने कहा पहले तो इसको लेस करो। और ये जो 3 लाख की सब्सिडी है, क्योंकि इसने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ है, वो दोनों रिजाइम में वापिस ऐड। लेकिन ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलो होगा 12 लाख की जो वैल्यू बची है उसका 20%। तो आगे है बच्चों, इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड 50,000 डिपॉजिटेड विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हर मदर एज 70 ईयर डिपेंडेंट अपॉन हिम एंड सफरिंग फ्रॉम द सीवियर डिसेबिलिटी। पहले तो ये पर्सनल खर्चा है, 50,000 वापिस ऐड हो जाएगा। अब दूसरी और मेन बात, अगर सामने वाला पर्सन डिसेबल है तो 80 की डिडक्शन मिलती है सीवियर डिसेबिलिटी में 1,25,000, लेकिन सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में। तो देखो एक बार, पहले ये 50,000 वापिस ऐड, अब डिफॉल्ट में तो और कुछ नहीं होना, लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में तो 80 की क्या मिल जाएगी डिडक्शन, कितने की? 1,25,000 रुपए की। ये रही बच्चों, ठीक है ना? आगे बढ़े, हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंगस्ट इट्स एम्प्लॉई। बच्चों आप मान कर चलो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ कंपनी एसएससी को अलाउड होता है, इंडिविजुअल को नहीं। ये वापिस ऐड, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1/5 करके 5 किस्तों में अलाउड होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरी तरह से, लेकिन सिर्फ कंपनी एसएससी को। तो ये 75,000 वापिस ऐड हो जाएगा। अब इसके जस्ट बाद, On 1st March 26, Mr. Yuan purchased raw material for 30,000 from Kahana and Company, a medium enterprise। अब देखो बच्चों, माइक्रो और स्मॉल पे एप्लीकेबल होता है। एज पर MSMED एक्ट 2006 फॉर विच पेमेंट वाज मेड 18 अप्रैल। अब आपने कब परचेज कर रखी है? 1 मार्च को, तो मर्केंटाइल बेसिस पर अलाउड हो जाएगा। देयर वाज नो एग्रीमेंट फॉर पेमेंट पीरियड बिटवीन देम। बच्चों ध्यान रखना है, इसका कुछ भी नहीं होगा। अब इसके जस्ट बाद, मिस्टर युआन रीपेड हाउसिंग लोन प्रिंसिपल एन इंटरेस्ट ऑफ 75,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली अवेल्ड फॉर परचेस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। तो मेरे से को पूछे क्या करेंगे, मैंने कहा जो लोन रीपे किया है ना 80C की रिडक्शन, सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में। जो इंटरेस्ट है 80,000 रुपए का, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालती बार लेस होगा, 24B की क्या मिल जाएगी डिडक्शन। He received rent of 350 from his let out house property. Municipal taxes 40,000 for this house was paid by him on 30th April 26। बच्चों उलझाता है, 26-27 में पे किया है, जबकि हमारा प्रीवियस ईयर तो 25-26 है। थोड़ा सा केयर नहीं की तो गलत हो जाएगा। अब 3.5 लाख रुपए जो है वो रेंट रिसीव्ड है, म्यूनसिपल टैक्स की रिडक्शन मिलेगी नहीं। उसके बाद यही एनए भी हो जाएगी 3.5 लाख, और इसमें से 30% एक लेस हो जाएंगे 1,05,000, और इसके अलावा 80,000 एक लेस हो जाएंगे। तो जैसे ही एक 85 इसमें से घटाए, रिमेनिंग आपकी इनकम बन जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो ये बच्चों 3.5 लाख, ये दोनों लेस हुए 1,65,000, दोनों रिजाइम के अंदर, कुछ और नहीं करना।
आप देखो बिजनेस इनकम से रिलेटेड तो सारे पॉइंट हमारे हो गए हैं, 33 हो गया ये, प्रमोटिंग वाला 75,000 हो गया, और परचेस वाला तो कुछ होना नहीं है, तो 2,93,000, और ये ऐड किया, ये लेस करने वाली आइटम कर ली, और ये डेप्रीशिएशन, तो ये 20,23,000। अब इसके जस्ट बाद बच्चों कहता है ही रिसीव्ड 75,000 बाय प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम डिपॉजिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 5,000 इन पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अगर आप किसी भी ऐसी जगह पर प्री मेच्योर विड्रॉल करा लेते हैं जैसे टाइम डिपॉजिट है, उस केस में पहली और मेन बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी अमाउंट विड्रॉल कराएंगे वो पहले आपको डिडक्शन मिली हुई है तो अब वो आपकी इनकम बन जाएगी। ये 75,000 का 75,000 अदर सोर्सेस में टैक्सेबल, दोनों डिजाइन के अंदर। इसके जस्ट आगे, क्योंकि पास्ट में उसने 80C की इसके रिगार्डिंग क्या ली हुई है, डिडक्शन, तो 5 साल का मान लो टाइम डिपॉजिट है तो वो रखना पड़ेगा। ही सोल्ड ए गोल्ड ब्रेसलेट ऑन 1st 5 2025 फॉर 5 लाख विच वाज एक्वायर्ड फॉर 40,000 ऑन 1st March 25। ए डायमंड वाज एम्बेडेड ऑन टू ब्रेसलेट ऑन 1st May 2007 50,000। तो बच्चों CII का तो कोई लेना देना है नहीं, 23 जुलाई 24 के बाद हमारा प्रीवियस ईयर तो 25-26 है, तो 5 लाख में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों लेस कर देंगे, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला आ गया 410। देखो ये बच्चों हमारा कैपिटल गेन हो गया, और ये अदर सोर्सेज के 15,000 और 75 90,000। आप मानकर चलो कि यही GTI, यही टोटल इनकम। अब आपने मेरे से कहा टैक्स कैसे लगेगा, अब वो मेन हम बात करते हैं। ये जो 2688 है ना बच्चों, इसमें से 410 हम छोड़ देंगे, क्योंकि 4,10,000 जो है वो स्पेशल रेट के अंदर आते हैं। LTCG 112, 12.5% से टैक्स लगेगा। तो देखो एक बार, 410 के ऊपर तो 12.5%। अब ये 2278 डिफॉल्ट के अंदर, तो पहले 4 लाख पे नील, अगले 4 लाख पे 5%, फिर 10%, फिर 15, फिर 20, और जो 2278 और 20 लाख का डिफरेंस है 278, उस पर 25%। ये टोटल टैक्स हो गया, ऐड करके ये टैक्स आ गया, और 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस, तो ये टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब आ गए हम ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में, तो हमने देखा ये दोनों घटा दिए, ये GTI आ गई अब आपकी बिल्कुल एक्यूरेट। अब इसके बाद आप आ जाओ डिडक्शन। एक तो हाउसिंग लोन रीपेमेंट की 80C की डिडक्शन, इसके अलावा 80DD और 80DDA, ये आ गई टोटल इनकम अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजाइम। इसमें 4,10,000 हटा दो, क्योंकि उसके ऊपर 12.5% से दोनों रिजाइम में टैक्स लगना होता है, 17,18,000। पहले 10 लाख पे 1,12,500, तो देखो ये तो वही का वही टैक्स। यहाँ पहले 10 लाख पे 1,12,500 हम इकट्ठा लिख देंगे, और उसके बाद जो 7,18,000 है उसका 30% ये आ गया, टोटल कर दिया, और उसके बाद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये टैक्स लाइबिलिटी राउंड ऑफ कर देंगे। तो इसके साथ बच्चों ये ओवर हमारा इनकम टैक्स RTP। अब अच्छे से कर लेना बच्चों।